The GATE and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. The GATE and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform. So our today's topic is solution of the plane wave, or as you can see in the thumbnail, that why the wave is traveling, or why we say actually the wave is traveling. So before going into the depth of the topic, that why we say the wave is traveling, let me introduce myself. This is Saket Verma and I have done MTech from IIT Guwahati and cracked PSU exams like Airport Authority of India and Bharat Electronics Limited and DRDO. I am having more than 10-year experience in the field of GATE and ESE, and I have trained more than 25,000 students in this field. And I take subject which is communication system and EMFT and advanced communication system. So अगर communication और EMFT की मैं बात करता हूँ तो ये आपका 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं like मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. तो इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने ज़रूरी है और आपका कमांड होना इसमें बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए अगर आप मुझे फॉलो करते हो अनअकैडमी प्लस में तो आई विल मेक श्योर कि आपके ये 25 मार्क्स 100% या 95% ज़रूर आप स्कोर कर पाओ. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग द कोड साकेत10, है ना. इफ़ यू यूज दिस कोड यू विल गेट माई मेंटरशिप, यू विल गेट माई कंटेंट from starting to end, and that will be making sure that you will get maximum marks in these two subjects. Coming to the next point, that why this plus subscription is important other than the YouTube and your recorded video. So in the recorded video आपको सिर्फ मिलता है only lectures, there is no support, there is no doubt clearance and there is no extra sessions for the questions. But in the YouTube आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में और लाइव के फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और क्रैश कोर्स, ठीक है. और इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि इससे बेटर आपका क्यों है अनअकैडमी प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ऑन टाइम क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा, वीकली क्विजेस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्वेश्चन बैंक 2 सेशन एट अ टाइम, तो कभी आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, डिसिप्लिन रहता है, सीरियसनेस रहता है, ठीक है. लाइव पोल आपको देखने को मिलेगा जिससे आप अपने आप को असेस कर सकते हो कि आप जो भी पढ़े हो एक हफ्ते में टेस्ट होने के बाद या हर दिन आप जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स आपकी कितनी फास्ट डेवलप हो रही है, बाकी लोग के कंपैरिजन में आप कितने फास्टली इसको सॉल्व कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आपको मिलती है. पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स का, ठीक है. और साथ में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जैसा मैं बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एक साथ आप पढ़ रहे हो और सभी लोग आंसर कर रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है कि कौन आंसर निकाल लिया कौन नहीं निकाला है, तो आपको आपके रैंकिंग समझ में आएगी, आपको आपकी पोजीशन समझ में आएगी, जो कि एक ऑफलाइन कोचिंग में नहीं हो पाता है, जहां पे आप कुछ लोग सॉल्व तो कर लेते हैं बट आंसर भी नहीं बता पाते हैं, और ना ही किसी साथ वाले बैठे हुए स्टूडेंट को ये पता चल पाता है कि किसी स्टूडेंट ने
विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आपको ये कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट कभी समझ ही नहीं आता कि कितने पानी में आप हो एक्चुअली। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप अपने एजुकेटर को खुद सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। आप चाहोगे कि आपको मेरे से पढ़ना है तो आप मुझसे पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि किसी और से पढ़ना है तो आप उनसे पढ़ सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कभी किसी चीज का कॉन्सेप्ट हमको किसी एक से समझ में नहीं आता तो उस कॉन्सेप्ट को आप दूसरे एजुकेटर से भी समझ सकते हो, जबकि ऐसा अगेन किसी भी ऑफलाइन और अदर कोचिंग में नहीं होगा। ठीक है, नोट्स आपको हर क्लास के बाद मिलेगा, तो नोट्स बनाने में जो टाइम आपका लगता है, जो क्लासेस जो अननेसेसरी लेंदी जाती है ना, 200 घंटे की 150 घंटे की जो क्लासेस होती है, उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो नोट्स बनवाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे आपको नोट्स के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको क्लास का एज इट इज नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपना नोट्स खुद डायरेक्टली रेडी कर सकते हो और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने हैंड से मार्क कर सकते हो कि दिस वाज द पॉइंट, ये पॉइंट है एटसेट्रा। ऑल ब्रांचेस वन सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन लोगे आप हर ब्रांच को एक्सेस कर सकते हो। आप मैकेनिकल को एक्सेस कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रिकल को, किसी भी ब्रांच के सब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा अब इसलिए है क्योंकि अब गेट एक साथ 2 ब्रांचेस में गेट देना अलाउ करता है। तो इस केस में आपके पास, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, आप इंस्ट्रूमेंटेशन से देना चाहते हो, अगर आप रिपीटर हो, आपको लगता है कि आपने कॉन्फिडेंटली गेट प्रिपेयर कर लिया है बट आपने कुछ सब्जेक्ट को नहीं किया था, इस वजह से आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं आया और अब आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास होने चाहिए गेट के, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हो और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है, वो सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है। प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम, आप एक से ज्यादा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीएसयू के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, जेई के लिए, एई के लिए, सभी टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ मिलती है। सीरियसनेस है, जैसा मैं आपको बताया, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि आपका यूट्यूब में नहीं होगा, जो कि रिकॉर्डेड में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जब आपके क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे वो तो होंगे ही होंगे और बाद में जब भी कोई भी एक्स्ट्रा सेशंस आपके क्वेश्चंस के लगेंगे तो वो भी आपको अलग से कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। व्हाई द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि कभी हम लोग लाइफ में किसी पॉइंट पे बहुत लो फील करते हैं, तो उस समय हमको लगता है कि कोई हमको मोटिवेट करे, तो यहाँ पे आपको एक कोच असाइन होगा जो आपको रेगुलरली मोटिवेट तो करेगा और साथ ही साथ आपके पूरे डेली प्लान को शेड्यूल करेगा कि किस समय आपका पढ़ना चाहिए, कैसे आपके एजुकेशन में कोई भी चीजें डिस्टर्ब ना हो, आपका कोई भी क्लास हैम्पर ना हो, है ना, को कैसे आपका एक्स्ट्रा करिकुलम है हैम्पर ना हो, कैसे आप पर्सनल लाइफ को और स्टडी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, अपने वर्किंग के साथ कैसे इसको बैलेंस करके चल सकते हो, ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है। और आपको पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलता है कि अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो और उसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है और उस मिस्टेक को आप एनालाइज करके आपका कौन सा वीक पार्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये सारी चीजें आपको पर्सनलाइज लेवल पे दी जाती है ताकि आप उस वीक पोर्शन पे वर्क कर सको। और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके लिए एक स्टडी बूस्टर सेशंस भी आपको रखा जाएगा और उसमें आपके उस वीक पोर्शन को इंप्रूव करने की कोशिश करी जाएगी सो दैट आप ओवरऑल एक अच्छा डेवलपमेंट आपके सिलेबस में आपके बोलना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हो सके, है ना। और स्टडी मटेरियल आपको सेपरेटली यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। देखो बैच जो है वो 17 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपका जो प्राइसिंग है ना, ये आपका 18 मंथ का यानी कि 1.5 ईयर का जो प्राइसिंग है, दैट इज आफ्टर अप्लाइंग द कोड दिस इज 34,650। और अगर आप EMI में जाओगे तो दैट इज वेरी वेरी लेस विच इज 1900। और अगर आप 2 ईयर्स में जाते हो तो EMI और भी लेस हो जाएगा 1600 ओनली। तो 1650 रुपीज में आप पर मंथ अगर आपको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे, है ना। सो ये हो गया। और फिर यहाँ पे हमारे पास है ये 1 ईयर और 2 ईयर, ये आइकॉनिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन की बात है। इसमें आपका कोड आप लगा लो, साकेट 10 कोड आप लगाओगे और वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये एक बेहतरीन पैकेज जो कि इंडिया में कहीं नहीं है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कोच अलॉट करता है वो आपको मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड। ठीक है, बैच जैसा मैं आपको बोला कि 17 से स्टार्ट हो चुका है, बैच होने वाला है और 17 से बैच स्टार्ट होगा गेट 22 के लिए, दैट इज इवॉल्व बैच। ये हमारी पूरी टीम है जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड करेगी, पूरे कोर्स को आपको कंप्लीट कराएगी विद इन 6 to 7 मंथ्स और बहुत ही अच्छे वे में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इस टेक्निकल फील्ड में। ठीक है, आफ्टर दैट गेट 23 के अगर आप एस्पिरेंट हो तो भी आपके पास ये बैच अवेलेबल है। दैट बैच नेम इज एसेंट बैच and it is also starting from the 17th of March
एंड देन इलेक्ट्रिकल के लिए भी गेट 22 और गेट 23 के लिए इवॉल्व बैच एंड एसेंट बैच है, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट 14th ऑफ मार्च को अनअकैडमी कॉम्बैट है 11 AM को। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करने के लिए आप यूज कर सकते हो कोड साकेट 10। इससे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है और स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपका कंडक्ट होगा जिसमें आपको कुछ रिवॉर्ड मिल सकते हैं। और ये सारे रिवॉर्ड्स के कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, तो ECO EE के लिए है और क्या क्या चीजें आपको मिलेगी वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, हर चीज का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, ठीक है, चलो तो फिर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अवर टुडेज टॉपिक इज solution of plane wave and the wave which is propagating through the medium. ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्लेन वेव का इक्वेशन आया था, तो आज हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो प्लेन वेव के इक्वेशंस क्या क्या आए थे, चलो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट वाज द प्लेन वेव इक्वेशन, है ना। तो प्लेन वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड था डेल्टा स्क्वायर E माइनस गामा स्क्वायर E इक्वल टू 0, ठीक है। एंड बिकॉज वी हैव सप्रेस्ड द टाइम सो वी आर यूजिंग दिस S एज द सबस्क्रिप्ट बिकॉज द टाइम हैज बीन सप्रेस्ड, ठीक है। तो टाइम हम लोगों ने सप्रेस किया हुआ है। सिमिलरली प्लेन वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखे वैसे ही हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाएगा। ये प्लेन वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा डेल्टा स्क्वायर HS माइनस गामा स्क्वायर HS इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आए थे। अब इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो दोनों में हम लोगों ने टाइम फैक्टर को सप्रेस करके चले हैं। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एंड ES इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस तरीके से इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये जो डेल स्क्वायर है जो कि लाप्लाशियन होता है, ये इट इज नथिंग बट द डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड ऑल्सो वी आर एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रिक द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द Z डायरेक्शन, ठीक है। वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द Z डायरेक्शन, ओके। सो यहां पे लिख सकते हो आप एज्यूमिंग वेव इज traveling in Z डायरेक्शन। Z डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अभी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि वेव जो है वो Z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। इट मे बी प्लस और इट मे बी माइनस, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज डेल्टा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ES इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से लिखा जाएगा और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस गामा। तो हमारे पास दो रूट होंगे प्लस माइनस गामा। तो ये जो रूट्स हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट है, तो डिस्टिंक्ट रूट है, नॉन रिपीटेटिव है, तो इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा फिर हम इसको लिख सकते हैं ES एज अ फंक्शन ऑफ Z इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट, सो द कांस्टेंट इज E0 प्लस, मान लेता हूं कि ये जो कांस्टेंट है वो E0 प्लस है, ठीक है। और e टू द पावर एक रूट हो गया आपका प्लस गामा और एक रूट हो गया माइनस गामा, तो माइनस गामा यहाँ पे आ गया रूट माइनस गामा
और ई नॉट माइनस ई टू द पावर प्लस गामा, तो ये आ गया रूट प्लस गामा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन सप्रेसिंग द टाइम फैक्टर। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं इसको ब्लॉक कर लो। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी हम आगे देखेंगे, और साथ में जैसे ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा है वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड का भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, तो रिजल्ट हमको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, रिजल्ट हमको सेम ही मिल जाएगा। एच नॉट माइनस ई टू द पावर प्लस गामा सेट, ये इस तरह से दोनों का इक्वेशन सेम होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों होगा ये भी बता दिया मैं आपको। ठीक है, तो दिस इज द प्लेन वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ प्लेन वेव इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। इसको जो भी एनालिसिस हम फर्स्ट के लिए करेंगे वो ऑटोमेटिक सेकंड के लिए हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे फर्स्ट पे। ठीक है, so now we have got E S Z इक्वल टू, Z क्यों लिया हो समझ में आ गया, क्योंकि वेव इज ट्रेवलिंग इन द Z डायरेक्शन, तो इसीलिए फंक्शन ऑफ Z हमको मिल रहा है। ठीक है, नाउ इट इज E नॉट प्लस E टू द पावर गामा Z विथ माइनस साइन प्लस E नॉट माइनस E टू द पावर प्लस गामा Z। ठीक है, देखो ये जो प्लस साइन है वो ये शो कर रहा है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ना, तो यहां पे ये एक्चुअली शो कर रहा है वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है वो ये शो कर रहा है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक को हम लोग ये पॉजिटिव बोले और एक को निगेटिव बोले, इसको क्यों पॉजिटिव नहीं बोले, इसको क्यों निगेटिव नहीं बोले, ये क्वेश्चन हमारे पास मन में आएगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं, देखो अगर वेव z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, सपोज करो कि वेव पॉजिटिव z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि वेव ऐसा ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे वो z इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, तो पॉजिटिव z डायरेक्शन में अगर ये ट्रेवल कर रहा है, इफ दिस इज पॉजिटिव, मान लो कि ये पॉजिटिव z एक्सिस है, तो एक टाइम के बाद ये कभी ना कभी इनफाइनाइट में जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस, z इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट में पहुंच गया, तो जब z इज इक्वल टू इन्फिनिटी में जाएगा तो ये वाला टर्म क्या होगा, तो ई नॉट माइनस ई टू द पावर गामा z, इस टर्म की पहले बात करते हैं, तो ये कितना आएगा ई नॉट माइनस, जब ये वेव इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा तो कितनी वैल्यू होगी उसकी, है ना, तो ई डॉट ई टू द पावर गामा इंटू इनफाइनाइट, और ये कितना आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इनफाइनाइट, मतलब इनडिटर्मिनेट, है ना, इनडेफिनेट वैल्यू। ठीक है, तो इनडेफिनेट आ गया, तो ये हम कभी भी नहीं चाहते, हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो वेव है या कोई भी चीज हो, इनफाइनाइट में भी हमको उसकी वैल्यू के बारे में आइडिया रहे कि वो क्या होगी। अभी हमको नहीं पता कि वो क्या होगी, जैसे कि हम लोग कॉस या साइन की भी वैल्यू इनफाइनाइट में नहीं बता पाते, क्योंकि वो प्लस या माइनस के बीच में होगा, बट क्या होगा एग्जैक्टली नहीं पता। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है सिचुएशन कि ये इन्फिनिटी पे आपका क्या होगा वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसी चीज के अलावा ये सेकंड टर्म को देखिए, अब फर्स्ट टर्म को देखते हैं। अगर मान लो मैं इसको बोलूं ई नॉट प्लस, है ना, और ई टू द पावर माइनस गामा जेड, तो यहाँ पे आ गया ई नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस गामा इंटू इन्फिनिटी, तो ये एक्चुअली ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बन गया। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट
ये हो गया 0। तो ये एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है, ठीक है, भले ही 0 आ रही है बट एटलीस्ट वी आर हैविंग एन आइडिया कि इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो इस वजह से, क्योंकि ये आपका इन्फिनिटी पे कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इस वजह से हम लोग ये फर्स्ट वाले ट्रैवलिंग वेव को पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन जो है वो इन्फिनिटी पे जाके प्लस इन्फिनिटी पे जाके हमको एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली अगर वेव निगेटिव z डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो ये जो सेकेंड वाला टर्म है वो हमको एक फाइनाइट वैल्यू देगा, है ना। जैसे कि आप समझ सकते हो अब इसको, यहां पे, ठीक है, यहां पे अगर हम चलते हैं, ये वेव अगर निगेटिव डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है, मान लो ये z इज इक्वल टू 0 से लेके z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो इस केस में हमारा जो सेकेंड वाला वेव था ई नॉट माइनस वाला e टू द पावर गामा, और z की वैल्यू अब माइनस इन्फिनिटी हुई है, तो यहां से ई नॉट माइनस इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है, ये आपको एक फाइनाइट वैल्यू मतलब डेफिनेट वैल्यू देगा। तो इसलिए ये वाला जो टर्म है दैट इज नोन एज नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव, और जो फर्स्ट वाला टर्म था ई नॉट प्लस दैट इज ए पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव। तो मेरे ख्याल से ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग इसको नेगेटिव ट्रैवलिंग और पॉजिटिव ट्रैवलिंग कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक्चुअली दोनों को, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग सपोज करो ये एज्यूम करते हैं कि वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना। इफ वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, ठीक है, हम लोग ये एज्यूम ही कर लिए कि वेव जो है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। इफ वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन देन वी विल टेक e एस z, है ना, इक्वल टू ई नॉट। अब ई नॉट प्लस और ई नॉट माइनस इसलिए डिफाइन किए थे क्योंकि एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग था और एक रिवर्स ट्रैवलिंग था, मतलब दो टाइप के वेव थे, और दो टाइप के वेव थे तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सा वेव फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। बट अब तो मैं सिर्फ पहले ही मेंशन कर दिया हूं कि पॉजिटिव z डायरेक्शन, तो अगर सिर्फ पॉजिटिव z डायरेक्शन ले रहे हैं तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं है ई नॉट प्लस और माइनस लिखने की, तो हमने सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर लिया, ई नॉट, और यहां पे आ गया माइनस गामा z, ठीक है। ऑपोजिट होता है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव में निगेटिव साइन रहता है, रिवर्स ट्रैवलिंग वेव में पॉजिटिव साइन रहता है, ठीक है। अब यहां पे इसको हम लिख सकते हैं गामा को अल्फा प्लस जे बीटा जेड, ये लिख सकते हैं। नाउ दिस इज ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड एंड ई टू द पावर माइनस जे बीटा जेड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ई एस। अच्छा, और ये वेक्टर साइन मैंने शो किया है, तो ये वेक्टर साइन एक्चुअली ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट होगा, ये चीज हमको यहां से पता चल जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ यहां तक हम लोगों का जो टाइम फैक्टर था वो सप्रेस था, अभी तक हम लोगों ने टाइम को इन्वॉल्व ही नहीं किया, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी प्लेन वेव होगा तो वो हमेशा फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम दोनों होगा। स्पेस मतलब एक्स वाई जेड यानी कि डिस्टेंस, है ना, और टाइम तो पता ही आपको। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग कोई टाइम फैक्टर को इंक्लूड नहीं किए हैं, सो कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग टाइम फैक्टर को। सो नाउ कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, नाउ कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, तो टाइम फैक्टर को कंसिडर करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखो पहला चीज तो ये सप्रेस वर्ड हटा देंगे, एस वॉज फॉर सप्रेसिंग द टाइम फैक्टर, है ना। तो एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा था सप्रेसिंग द टाइम फैक्टर, ठीक है। तो सप्रेस कर रहा था टाइम फैक्टर को, बट अभी हम लोग टाइम फैक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। सो टाइम फैक्टर को इंक्लूड करोगे तो अब ये एस हटा देंगे और साथ में वो फंक्शन ऑफ टाइम भी बन जाएगा, तो ये फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। नाउ दिस इज ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड ई टू द पावर माइनस जे बीटा जेड मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर
जे ओमेगा टी, ये हमारे पास टर्म आ जाएगा। तो अब इन दोनों में जे है, इसको हम लोग कंबाइन करके लिख लेते हैं, ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड ई टू द पावर जे, ये पॉजिटिव है इसको पहले लिख लिया, ओमेगा टी, और ये नेगेटिव है यहाँ पे लिख लिया माइनस बीटा। और इन सभी में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मेंशन किया है। तो ये वाला फॉर्म आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म है आपको इस तरीके से बिल्कुल देखने को मिल सकता है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन वेव इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से चीजें क्या क्या डिनोट कर रही है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेम इक्वेशन हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, है ना, क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यही चीज हम लोग लिख सकते हैं, एच नॉट ई टू पावर माइनस अल्फा जेड ई टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एच का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ पे माइनस साइन लगा है, माइनस साइन लगा है, इसका मतलब है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है ना, ये माइनस साइन अगर यहाँ पे मैं लगा दिया हूं, इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है यहां तक? ठीक, अब आते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा Z, T, ठीक है, इसका हम लोग एक और रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और हम इसको बोलते हैं कि रियल पार्ट ऑफ, जो टर्म हम लोग लिखे वो भी हम लिख सकते हैं, इस E Z, T को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस E नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ये भी लिखा जा सकता है। ये भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, कि ये जो टर्म हम लोग निकाले थे उसका सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर करेंगे। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड, ये भी, इसमें भी कोई इमेजिनरी टर्म नहीं होगा। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये रियल पार्ट ऑफ ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस जे साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और आ गया ए ई कैप। ठीक है, अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, तो ऑब्वियस है साइन हो जाएगा, तो ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड एंड नाउ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एंड ए ई कैप। So this is E Z comma T. ठीक है, अब यहां पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला इक्वेशन है, जो पहले हम लोग देखे थे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला इक्वेशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन या मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन इसी तरीके से कॉस के फॉर्म में दिए रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉर्म में मैं आपको सारे टर्म बताने वाला हूं कि कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये कंपेयर करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये आपको दिख रहा है कि ये ई नॉट है ना, तो ई नॉट जो होता है वो पीक एम्पलीट्यूड होता है, याद रखना कि ये पीक एम्पलीट्यूड है, आरएमएस नहीं है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई लोग क्या है इसको आरएमएस वैल्यू भी ले लेते हैं, तो वहां से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है आपका। ठीक है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आरएमएस वगैरह लेने का रीजन होता है कि नेटवर्क में आप लोग कुछ पढ़ते हो कोसाइन में के साथ वाले एम्पलीट्यूड को, तो वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो कोसाइन के साथ हमेशा जो सामने वाला टर्म है वो पीक वैल्यू होता है, बट आरएमएस भी आप लोग कहीं नेटवर्क में पढ़ते हो और उसकी वजह से यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये जो दूसरा यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये आपके एटेन्यूएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो डाउट। और यहां पे भी निगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये माइनस साइन यहां पे भी रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। नेक्स्ट,
ये हो गया फ्रीक्वेंसी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। देन आ जाते हैं ये हो गया आपका फेज कांस्टेंट, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। निगेटिव पॉजिटिव आपको समझना पड़ेगा ना, उसको तो मैं यहाँ पे ऐसा शो नहीं कर पाऊंगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये वाला वेरिएबल आपको बताएगा। क्या है कि कई बार किसी टर्म में ये वाला टर्म नहीं रहता। अब ये टर्म कब नहीं रहेगा वो हम लोग आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म अगर नहीं रहेगा तो फिर कैसे बताओगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे भी बोला आपको कि ये निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, बट अगर यहाँ पे ये वाला टर्म रहेगा ही नहीं तो कौन से डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसीलिए वेव का जो डायरेक्शन है वो हमेशा हम लोग इस कोसाइन के अंदर वाले टर्म से आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये टर्म तो हमेशा रहेगा, ठीक है। ये टर्म रहे मत रहे, ये टर्म हमेशा रहेगा, ठीक। तो यहां से ही हम लोग डिसाइड करना है कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब अगर यहाँ पे निगेटिव साइन है, मतलब निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव जेड और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स निगेटिव जेड, ठीक है। तो ये वाला चीज आ जाएगा आपका यहाँ पे। आई होप कि इट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस, what is this one is nothing but direction of electric field, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये सब का जो यूनिट होगा वो यूनिट जो है इस वेव का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक एक टर्म इस इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए। सेम आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। सेम आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बस चेंज यहाँ ए ई की जगह ए एच आ जाएगा, यहाँ पे ई नॉट की जगह एच नॉट आ जाएगा और यहाँ पे एच हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज, ठीक है। क्लियर है। तो ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट यानी कि ये वाला जो टर्म है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन एम्पलीट्यूड, ठीक है। पहले z इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड ई नॉट था, फिर जैसे जैसे z को बढ़ाते जाओगे वो एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, तो ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है। सिर्फ इस वाले टर्म को मैं यहाँ पे सर्कल नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख देता हूं, ये ई नॉट ई टू द पावर, एक मिनट, ये देखो ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड, ये आपका मैग्नीट्यूड है। कभी भी आपको मैग्नीट्यूड को चेंज करना है तो आप इसी टर्म को रिलेट करोगे, ठीक है। कभी भी आपको मैग्नीट्यूड को चेंज करना है तो आप इसी टर्म को रिलेट करना, ठीक। तो दैट इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ प्लेन वेव इक्वेशन। नाउ why the wave is traveling, why we call the wave is traveling, so for that I am going to consider this equation only. So let's take E z comma t is equal to E naught e to the power minus alpha z, also the function of z, cos of omega t minus beta z a e cap, ठीक है, यही आया था। Now we are assuming that अल्फा इक्वल टू 0 फॉर सिंप्लिसिटी, है ना। सिंप्लिसिटी के लिए अल्फा की वैल्यू अभी हम 0 ले रहे हैं सो दैट हम लोग ड्रॉ कर सके प्रॉपरली। तो अल्फा की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये ई जेड कॉमा टी कितना आ जाएगा, ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड और ए ई, ये उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। अभी हमारे लिए ये वेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट अस से इफ द z इज द डिस्टेंस,
है ना। z इज इक्वल टू 0 में है वेव, फिर z इज इक्वल टू 2 में जा रहा है, z इज इक्वल टू 3 में जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव z डायरेक्शन में। अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वेव पॉजिटिव z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना, तो कैसे बोलेंगे कि वेव ट्रेवल कर रहा है? अभी बोल तो रहे हैं हम लोग कि वेव ट्रेवल कर रहा है, बट कैसे? तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने z लिया है, तो z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब मान लो कि 0 मीटर है, फिर उसके बाद लैम्डा मीटर ट्रेवल कर लिया, लैम्डा की कोई भी वैल्यू होगी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो लैम्डा मीटर ट्रेवल कर लिया, फिर लैम्डा बाई 2 ट्रेवल किया, फिर 2 लैम्डा ट्रेवल किया, 3 लैम्डा किया, 4 लैम्डा, ऐसा z की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो z को हम लोग वेरी करेंगे यहाँ पे 0 से लेके लैम्डा तक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसके पहले एक चीज और है ना, ये तो पहला चीज आपको समझ में आ गया कि z को वेरी करेंगे तो 0 से लेके लैम्डा के टर्म्स में वेरी करेंगे, बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और बीटा इंटू जेड कितना होगा, तो इसको आप सेपरेटली देख सकते हो, बीटा इंटू जेड, बीटा को मैंने बताया था आपको कि 2 पाई बाई लैम्डा होता है, और z, तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि ये z को लैम्डा के टर्म्स में वेरी करेंगे तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल होता रहेगा, क्लियर। तो इस वजह से हम लोग ये एजम्पशन यहाँ पे z को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख रहे हैं, सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है वो सिंपल होता जाए, ठीक। चलो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं z, यहाँ पे लिख रहे हैं बीटा z, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, ई बस लिख दिया हूं मैं, वेक्टर क्योंकि हम लोग लिखेंगे नहीं। z की वैल्यू को मैं वेरी कर रहा हूँ 0, तो ऑब्वियसली बीटा z 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक केस और लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, रुको, है ना, एक, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ, वो केस मैं एक्चुअली मेंशन नहीं किया हूँ, उस केस को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, केस 1, ठीक है, पहला केस हम लोग ले रहे हैं, केस 1 एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो आया cos ऑफ माइनस बीटा जेड। एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ाने दो मेरे को, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये आ गया, t इक्वल टू 0 बोलूंगा तो क्या आएगा, ई नॉट कॉस ऑफ माइनस बीटा जेड, और माइनस बीटा जेड को मैं लिख सकता हूं बीटा जेड, ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैं इस बीटा जेड को यहाँ पे चेंज करूंगा और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो जाएगा ये। हाँ, तो मैं बोला z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0 cos 0 1 हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया ई नॉट, ठीक। इसके बाद z इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लैम्डा बाई 4 पुट करो तो पाई बाई 2 आएगा, तो ये आ गया पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना हो गया 0। फिर नेक्स्ट आप कर दो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 करोगे कितना आएगा, cos पाई आ गया, cos पाई कितना हो गया -1, मतलब माइनस ई नॉट। फिर आप पुट करो 3 लैम्डा बाई 4, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2, यानी कि 270, यहाँ पे हो गया 0। फिर आप पुट करो 1 वेवलेंथ लैम्डा, और उस समय आप देखोगे ये 2 पाई आएगा, और ये वैल्यू आ गया ई नॉट, ठीक है, तो ये क्लियर है हम लोगों को। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जब z की वैल्यू, यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर एक वेवलेंथ चेंज करते हैं, 0 से लेके 1 वेवलेंथ तक चेंज करते हैं, तो जो एंगल है बीटा इंटू जेड, ये आपका 0 से लेके 2 पाई तक वेरी करता है। तो एवरी टाइम अब आगे हम लोग डायरेक्टली इसको लिख लिया करेंगे, ठीक है। नाउ केस 2, ठीक है, पहले हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या आएगा, है ना। तो ई जेड कॉमा टी, ये कितना आएगा, ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी
माइनस बीटा जेड, ये था। अब केस 2 क्या है, t इज इक्वल टू टी बाई 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में e z कॉमा टी, ये आएगा ई नॉट कॉस ऑफ इन ब्रैकेट 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4 माइनस बीटा जेड। ये कितना आ गया, ई नॉट कॉस ऑफ टी और टी कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस बीटा जेड, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो दिस इज ई नॉट साइन बीटा जेड, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका जो टेबल बनेगा, ठीक है, ये आ गया Z, ये आ गया बीटा Z, और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, 0 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 4 एंड लैम्डा। ये कहां से कहां तक आएगा, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ओके। एंड 0 पे कितना आएगा, तो साइन 0 0, पाई बाई 2 पे कितना आएगा, ई नॉट साइन पाई 0 माइनस ई नॉट देन 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई केस 2 की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केस 3 पे। केस 3 में हमारे पास मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू टी बाई 4 आ गया था, अब t बाई 2 ले लेते हैं। तो t बाई 4 पे वैल्यू कितनी होगी, ई जेड कॉमा टी की, तो ये है हमारे पास ई नॉट एंड देन कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की वैल्यू आपने बोला t बाई 2 माइनस बीटा इंटू जेड, ठीक है। देन यहां से टी ओ टी कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, कॉस पाई, तो ई नॉट कॉस पाई माइनस बीटा जेड। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, ओके। सो माइनस ई नॉट कॉस ऑफ बीटा जेड, ठीक। अब टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया Z, देन हो गया आपका बीटा Z, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो Z की वैल्यू आ गई 0, फिर लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 2, देन 3 लैम्डा बाई 4, देन लैम्डा, फिर बीटा Z की वैल्यू 0, यहाँ पे आ गई पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया पाई, यहाँ पे आ गया 3 पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया 2 पाई, और ये माइनस कॉस थीटा को प्लॉट करना है आपको। 0 पे -1 आता, तो ये 0 पे 1 आएगा तो -1 हो गया, पाई बाई 2 पे 0, यहाँ पे प्लस ई नॉट, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे माइनस ई नॉट। तो ये अलग अलग केस में हमारे पास वैल्यूज आ गई। मतलब पहले वाले में 0 से 2 पाई तक मुझे कॉस थीटा को प्लॉट करना है, सेकेंड वाले में मुझे साइन थीटा को प्लॉट करना है 0 से 2 पाई तक, और थर्ड वाले में मुझे माइनस कॉस थीटा को प्लॉट करना है 3 अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है। तो 3 अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे हमको क्या प्लॉट करना है ये हमको पता चल गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हमारे पास हम लोग 3 अलग अलग इंस्टेंट पे प्लॉट करेंगे, तो मैंने ये कंसिडर कर लिया है, ठीक है, और किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले मैं वाइट से लिख लेता हूं। ये हो गया हमारे पास बीटा जेड,
बीटा z एंड बीटा z। ये हो गया 0, ये हो गया हमारा π/2, फिर ये हो गया पाई, ठीक है, फिर ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π, सभी के लिए सेम है, ठीक है। ये π/2 देन पाई, ये 0, ये 3π/2 एंड देन 2π। सिमिलरली दिस इज π/2 पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है, ये आ गया। अब फर्स्ट वाले केस में देखना, फर्स्ट वाले केस में मुझे कब ड्रॉ करना था, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे मुझे मिला था cos, तो मुझे यहाँ पे कोसाइन वेव ड्रॉ करना है, ठीक है। तो π/2 पे 0 हो गया, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये वेव कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आई थी E0, कुछ इस तरह से, ठीक। अभी मैं इसके आगे भी रहेगा ये वेव, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहां तक ही ड्रॉ कर। नेक्स्ट है, उसके बाद आपने किया था साइन, तो साइन कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये साइन वेव हो गया, ये आ गया E0, ठीक है, माइनस E0, ठीक है। अब हमको माइनस कॉस ड्रॉ करना है, मतलब इसका इन्वर्ट, तो इसका इन्वर्ट आपका आएगा ठीक है। तो ये माइनस कॉस ड्रॉ कर लिया मैंने, ये माइनस कॉस है, ये, ठीक है। तो एक टाइम t इक्वल टू 0 पे था, एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 पे था, और तीसरा था आपका एट टाइम t इज इक्वल टू T/2 पे, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें, ठीक है, अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, रेड से इसको देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप टाइम को ऑब्जर्व करो, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे पीक वैल्यू कहां पे थी, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो कि इस पीक वैल्यू को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये पीक वैल्यू हमको t इक्वल टू 0 पे मिली थी 0 पे, ठीक है। फिर इस पीक वैल्यू को मैं देख रहा हूं, तो ये पीक वैल्यू थोड़े देर के बाद, है ना, T/4 सेकेंड के बाद ये पीक वैल्यू शिफ्ट हो गया, यहां चला गया, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर और बाद देखा, मतलब ये मान लो कि 0, फिर ये 5 सेकेंड, फिर ये 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के बाद देखा तो एक चीज जो है यहाँ पे थी, यहां से देखते हैं, एक चीज यहाँ पे थी और इसके बाद अब ये यहाँ पे आ गई है, थोड़ी देर बाद अब वो यहाँ पे आ गया है, मतलब ये ऐसा मूव कर रहा है ना। तो ये मूव कर रहा है, ये वाला पर्टिकुलर पीक वैल्यू, एक किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करो, कोई भी चीज चल रही है ये कैसे पता चलता है, अगर आप मेरे को देख रहे हो और अगर मैं इस तरह मूव हो रहा हूं, तब आप बोल रहे हो कि मैं यहां से यहां तक मूव किया, क्योंकि मैं हर टाइम इंस्टेंट पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। तो ये जो पीक वैल्यू है वो भी हर टाइम इंस्टेंट पे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहां से लेके यहां तक, ये अगर हम लोग पीक वैल्यू को ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो पीक वैल्यू है वो आपको क्या दिख रहा है, मूव होता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, ये पीक वैल्यू को ऑब्जर्व करो जिसमें मैंने लाइन ड्रॉ किया है, अगर आप इस पीक वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो नाउ यू कैन सी दैट दिस पीक वैल्यू इज मूविंग, एंड सिंस द पीक वैल्यू इज मूविंग वी कॉल इट एज द वेव इज ट्रेवलिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाउ दिस वेव इज ट्रेवलिंग, क्लियर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया कि क्यों मैं बोल रहा था कि वेव ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप जो हम लोगों ने डिस्कशन किया,
है ना। इसमें अगर आप ये बीच में प्लस साइन लेके सॉल्व करोगे और पीक वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो दैट पीक वैल्यू विल बी मूविंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो मूव कर रहा होगा किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे। बट यहाँ पे जब मैं माइनस लेके ड्रॉ किया और मैं किसी एक पॉइंट को वेव में किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया तो ये जो पॉइंट है वो मुझे राइट हैंड साइड मूव होता दिख रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये z की पॉजिटिव वैल्यू है। z की वैल्यू 0 से लैम्डा तक बढ़ाते हैं तो वो 0 बीटा z जो है वो 0 से 2 पाई तक जाता है। तो इस तरह हमारा z का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई वी से दैट द वेव इज ट्रेवलिंग। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि व्हाई द वेव इज ट्रेवलिंग, सो दिस इज द रीजन व्हाई वेव इज ट्रेवलिंग, ठीक है। तो फिर हम लोग बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Thank you everyone, and don't forget to like this video and subscribe the channel Creatrix. Thank you.